अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे काइट ऑन 11 अगस्त 1947 जो हमने टेक्स्ट पढ़ा था उसके। अच्छा देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, तो आपने इन क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि जिन बच्चों को अगर क्लास 11 की जो न्यू बुक आई है इंग्लिश की उसके नोट्स चाहिए तो वो बन गए हैं। नोट्स की फ़ीस जो है वो 150 है, 150 रुपये है, जिसमें आपको तमाम जो है वो एक्सरसाइजेस, तमाम चैप्टर्स, तमाम समरीज़ के नोट्स मिल जाएंगे। एक पीडीएफ होगा जिसमें सब कुछ मौजूद होगा। अब ये कैसे आप हासिल कर सकते हो इसका पीडीएफ? आप बस इजी पैसा कर हमें बता दें। इजी पैसा जो है या जैश कैश नंबर आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, तो उस पर आप फ़ीस पे करके हमें बता दें। इंशाल्लाह टीचर्स आपको उसी वक्त नोट सेंड कर देंगे और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो आप फ़ीस पे करें 150। हाँ, अगर ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ग्रुप की फ़ीस है 1500। अच्छा, इस फीस में आपको नोट्स, तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर्स और टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्व, सब चीज़ें मिलेंगी। और ये 1500 रुपये फ़ीस साल में सिर्फ एक बार देनी है, हर महीने नहीं देनी, सिर्फ एक बार देनी है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। Why was the Kite feeling honors while addressing the first Constituent Assembly? तो कायदे आज़म फ़ख्र क्यों महसूस कर रहे थे, यानी वो अपने ऊपर और अपने उस असम्बली पे ख़िताब करने पर ऑनर क्यों महसूस कर रहे थे, यानी क्यों उन्हें फ़ख्र हो रहा था? तो बिल्कुल इस बात पे फ़ख्र हो रहा था कि वो एक ऐसे कौम से ख़िताब कर रहे हैं जिन्होंने अभी अभी एक नया वतन हासिल किया है। तो जब कोई इंसान ऐसी कौम से ख़िताब करे कि जिसने अभी अभी अपनी जद्दोजहद, कुर्बानियाँ देकर नया वतन हासिल किया हो, तो क्या उस इंसान को अपने ऊपर फ़ख्र नहीं होगा कि उस कौम ने उस इंसान को कितना ऑनर दिया कि उसकी बात सुन रहे हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है, ऑन 11 अगस्त 1947 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश इन ऑर्डर टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान। द काइट वाज मेड its first ever president. The newly born nation gave him the right to deliver the inaugural speech. Thus he was feeling honored while addressing the assembly. अच्छा देखो, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, द काइट वॉज मेड इट फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट, तो काइट उसके पहले प्रेसिडेंट बने, यानी कायद आज़म उस असम्बली के प्रेसिडेंट बने और उस असम्बली से सबसे पहले वो ख़िताब कर रहे थे। तो इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र हो रहा था कि कौम ने उन्हें इतनी जो है वो इज़्ज़त से नवाजा। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर अब 2 पे आ जाते हैं। विच आर द ग्रेटेस्ट कॉजेज़ अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म? कायद आज़म के मुताबिक जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नुकसान पहुंचाएंगी कौम को, यानी अगर कौम इन चीज़ों से नहीं बचेगी तो उसको नुकसान होगा, तो ये आपने बताना है। यानी देखो, कायद आज़म ने अपनी स्पीच में वो चीज़ें बताई थी कि अगर कौम इन चीज़ों से नहीं बचेगी तो कौम को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो वो चीज़ें आपने बतानी है। ठीक है, तो इस सवाल को अगर ऐसे समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि कौन सी वो ऐसी ख़राब चीज़ें हैं जिनसे कायद आज़म ने जो है वो कौम को बचने के लिए कहा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म पाकिस्तान हैड इनहेरिटेड सेवरल कॉजेज़, यानी उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान से ही मिली हैं जो कि उनके लोगों में हैं। यानी जब यहाँ पर ऐसा हुआ था कि जब मुल्क बना नया, तो भाई पाकिस्तान को इंडिया से यानी उसके हक़ का पैसा भी मिला और मिलिट्री और दूसरी चीज़ें भी मिली थी। तो इसी साथ साथ कुछ बुराइयाँ भी मिल गई थी। अब वो कौन कौन सी बुराइयाँ थी? उस दौर में जो बुराइयाँ थी वो थी ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि सोशल मीडिया क्राइम तो थे नहीं उस टाइम पे, क्योंकि सोशल मीडिया था ही नहीं। नेपोटिज़म, जॉबरी, ETC। टू हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉर्सेस वाज ब्राइबरी एंड करप्शन, या ब्राइब एंड करप्शन। तो देखो भाई, ये काला बाज़ारी, नेपोटिज़म यानी अपने लोगों को नवाजना और दलाली करना, ये और साथ ही साथ करप्शन करना, ये सब काम पहले हिंदुस्तान में भी हुआ करते थे। तो पाकिस्तान बनने के बाद ये काम पाकिस्तान में भी आ गए। ठीक है, अच्छा तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा। व्हाट वाज द काइट विजन अबाउट रिलीजियस फ्रीडम? तो काइट का क्या विजन था कि किस तरह की मजहबी आज़ादी पाकिस्तान में होनी चाहिए? तो इस पे अच्छा खासा जवाब दिया गया है, क्योंकि ये एक डिटेल क्वेश्चन बने, मतलब एक ये इस पर तफसीली जवाब देना होगा क्योंकि बात अच्छी तरह एक्सप्लेन हो, इसीलिए। द काइट विजन अबाउट द रिलीजियस फ्रीडम वाज नो
power can no power can hold another nation in subjection. Therefore we must learn a lesson from this. You are free to go to your temple, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in the states of Pakistan. You may belong to any religious or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. तो भाई कायदे आज़म ने कहा कि भाई कोई भी कौम या कोई भी कौम जो है किसी दूसरी कौम को अपने कब्ज़े में नहीं रख सकती ताकत की बिना पर, क्योंकि भाई हर कौम में जो लोग हैं वो आज़ादी चाहते हैं। तो कायदे आज़म फिर कहते हैं कि जैसे एक कौम दूसरे कौम को ग़ुलाम नहीं बना सकती ना, इसी तरह से आप जो है वो आज़ाद हो अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपने मस्जिद में या जो भी आपकी इबादत गाह है उसमें जाने के लिए आज़ाद हो। आपका क्या मज़हब है, क्या जो है आपका ज़ात है या क्या आपका फ़िरका है, इससे जो है वो रियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पर लिख दिया गया। और रियासत हर आदमी को, हर इंसान को उसके हुकूक जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और कोई भेदभाव नहीं करेगी। उसके आगे यही चीज़ लिखी हुई है, वी आर स्टैंडिंग इन द डे वैन देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। तो हम आज इस दिन खड़े हुए हैं तो आज कोई एक दूसरे में फ़र्क नहीं है, कोई काले गोरे का फ़र्क नहीं है, सब आज़ाद हैं। ठीक है, आज़ाद हैं अपने मज़हबों पे अमल करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ आ जाओ 4 पे करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म व्हाट लेसन शुड वी लर्न। तो कायदे आज़म के मुताबिक हमें क्या लेसन, अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म व्हाट लेसन शुड वी लर्न। कायदे आज़म के मुताबिक हमें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ सीखनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म वी शुड लर्न द लेसन ऑफ इक्वलिटी। There should not be a subjection of one community to other. There should be discrimination on the basis of religious, caste, creed or community. All citizens should try to give priority to the states rather than religion or creed. तो देखो वो कहते हैं कि यहाँ पर यही बात दोबारा की जाती है कि हमें ये सीखना चाहिए कि इक्वालिटी, यानी हमें सबको आपस में एक दूसरे को बराबर समझना चाहिए कि अगर कोई लाइन में खड़ा हुआ है तो तमाम लोगों के लिए लाइन एक जैसी है। यानी अगर ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो वो लाइन में आगे खड़ा होगा, कोई गरीब है तो वो लाइन में पीछे, इसको इस तरह समझ लो। तो हमें जो है वो सबको बराबर समझना है, हमें मज़हब की बिना पर किसी के कोई फ़र्क नहीं करना और हमें मुल्क को अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से आगे लेके चलना है और कोई कम्युनिटी या किसी चीज़ का आपस में फ़र्क नहीं करना। तो ये बहुत अच्छा इसमें जवाब लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे ज़रूर कंसीडर करना। How for the key ideas of the कायदे आज़म speech are applicable to the present scenario। तो क्या जो कायदे आज़म की स्पीच थी उसमें जो पॉइंट्स थे क्या वो आज के टाइम पर भी एप्लीकेबल हैं, यानी उन्होंने जो बात की थी वो आज भी एप्लीकेबल हैं या फिर वो सिर्फ उसी टाइम के लिए एप्लीकेबल थी 1947 और उस टाइम के लिए। तो आओ देखते हैं, यानी उनकी बात आज भी अमल की जा सकती है या नहीं। सिंपल, द की आइडियाज़ ऑफ कायद स्पीच आर यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। तो देखो भाई जो भी उनकी बातें थी वो हर दौर में एप्लीकेबल है। यानी देखो आज भी काला बाज़ारी होती है, इससे हमें बचना है। आज भी नेपोटिज़म है, इससे हमें बचना है। आज भी जॉबरी है, हमें इससे बचना है। आज भी ब्राइब दी जाती है, इससे हमें बचना है। ठीक है, कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी शुड बी मर्ज्ड इनटू वन नेशन। तो कास्ट, क्रीड और इन सबको एक कौम बनना चाहिए। मतलब भाई देखो हमें अपने रंग, नस्ल, कौम इसको छोड़कर एक जो है वो पाकिस्तानी एक कौम बन के रहना चाहिए ताकि मुल्क को फ़ायदा हो। आगे भी बढ़ता हूँ। ऑल रेजिडेंट शुड थिंक फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टेट बट नॉट देयर पर्टिकुलर रिलीजियस। तो हर किसी को मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, सिर्फ अपने मज़हब की नहीं, मुल्क की तरक्की भी सोचनी चाहिए। द कॉजेज़ ऑफ ब्राइबरी, करप्शन, जॉबरी, नेपोटिज़म एंड ब्लैक मार्केटिंग शुड बी रूटेड आउट। यानी ये जो करप्शन है, ब्रेबरी है या ये जो भी बुराइयां हैं जो माशरे में हैं, ये सब ख़त्म होनी चाहिए और आज भी इसके ऊपर काम होना चाहिए और कायदे आज़म ने जो फरमाया उस पर अमल होना चाहिए। द ऑल अबव की आइडियाज़ आर एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान। आवर स्टेट नीड टू अडॉप्ट द आइडियाज़ फॉर द जनरल वेल बीइंग ऑफ आवर कंट्री। तो जो भी उन्होंने कहा था उसको आज भी हम अप्लाई कर सकते हैं, आज भी अमल करके मुल्क को तरक्की की राहों पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर सब मिलके काम करेंगे तो ही तरक्की होगी। अगर सिर्फ कोई एक तबका काम करेगा या कोई सिर्फ एक जो है वो इलाके के लोग काम करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो सबको मिलके काम करना होगा, सब मेहनत करेंगे तो ही तरक्की होगी। हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान प्रॉस्पेरस इन द लाइट ऑफ द
कायद विजन। तो कैसे हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, तरक्की करा सकते हैं कायदे आज़म के विजन के मुताबिक, यानी उन्होंने क्या क्या चीज़ें फरमाई हैं जिस पे हम अमल करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वी कैन मेक पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस बाय फॉरगेटिंग द पास्ट एंड वर्किंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल ऑफ कंट्री। तो देखो भाई, हमें क्या करना है, हमें पाकिस्तान को अगर हम चाहते हैं तरक्की करें या आगे बढ़े तो हमें जो है ना सबको मिल के काम करना है और लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए, यानी जो गरीब है उनके लिए काम करना है, ताकि गरीब अगर ऊपर उठेगा यानी मिडिल क्लास में आएगा तो कुछ लोअर क्लास हैं अगर वो मिडिल क्लास में आएंगे ना तो फिर ये होगा कि मुल्क में ज़्यादा टैक्स होगा और ज़्यादा अच्छी तरह से तरक्की आ सकेगी। वी शुड कोऑपरेट विद वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे मामलात करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें ताकि जो है वो आगे जो है वो बढ़ा जा सके। वी शुड नॉट हेल्प वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट बट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो हमें सिर्फ एक दूसरे की इसलिए मदद नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे जो है वो कौम का है या वो हमारे जो है वो इलाके का है, नहीं, बल्कि हमें एक दूसरे की मदद इसलिए करनी चाहिए कि वो एक मुल्क, हमारे मुल्क का शहरी है, वो हमारे जैसा है। तो इससे क्या होगा, इससे कौम आगे बढ़ेगी। सिर्फ कुछ बिना पे मदद ना करें बल्कि एक शहरी होने के नाते दूसरे शहरी की मदद करें। I shall always be guided by the principle of justice and fair play without any political language, prejudice and ill will elaborate these words। तो देखो भाई, कायदे आज़म का आपको पता है कि उनके जो उसूल थे वो ये थे कि भाई इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है, सबको मौके मिलने चाहिए और कोई भी पॉलिटिकल लैंग्वेज यानी पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी सियासी फ़र्क नहीं होना चाहिए एक दूसरे में, सब ने मिलकर काम करना है मुल्क के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को एलेबोरेट करें, यानी इस चीज़ को बयान करें, वाज़े करें। हेयर द कायद वांटेड टू से दैट ही वुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले वाइल डीलिंग विद द सिटीज़न ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे बयान किया जाएगा कि कायदे आज़म ये कहना चाहते थे और ये बात कर रहे थे कि भाई हमें ना सबको मिलकर काम करना है और एक दूसरे के साथ इंसाफ रखना है, यानी अगर कोई गलत करे तो उसको सज़ा मिले और कोई गलत ना करे तो उसको सज़ा ना मिले। हाँ, कोई इसीलिए ना छूट जाए कि वो हमारे इलाके का है तो हम उसे छोड़ देते हैं, नहीं, अगर वो हमारे इलाके का भी है तो भी हम उसे नहीं छोड़ेंगे, अगर उसने गलत किया है उसको उसकी कहीं की सज़ा मिलेगी, ठीक है। और ये उनके प्रिंसिपल थे, गाइडिंग प्रिंसिपल, यानी ये उनके बुनियादी उसूल थे जिसको वो लेकर आगे चलते थे। ही प्रॉमिस टू कीप पर्सनल एनिमिटीज़ away while dealing the people for the sake of a prosperous and peaceful Pakistan. He would never think of ill about any community, but he would try to treat everyone equally. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि भाई, यानी कायदे आज़म ने ये प्रॉमिस किया कि वो अपने पर्सनल मामलात को जो है वो हुकूमती मामलात में नहीं लाएंगे, यानी वो अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेंगे, वो फ़ैसले करेंगे मुल्क के लिए जो ज़रूरी है, जिससे मुल्क आगे जाए, मुल्क आगे बढ़े, चीज़ें आगे बढ़ें, लोग तरक्की करें। अब ऐसा नहीं करेंगे कि जो उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो करेंगे, जो बुरा लग रहा है वो नहीं करेंगे, चाहे उन्हें बुरा लग रहा है लेकिन वो सही है लेकिन वो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। तो मुल्क के लिए काम करेंगे, मुल्क को आगे लेके चलेंगे, मुल्क का भला सोचेंगे, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया ताकि मुल्क तरक्की करे। तो भाई मुल्क के लिए काम होगा तो मुल्क की तरक्की करेगा और मुल्क आगे बढ़ेगा। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा जो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये आपको बात समझ में आई होगी। अब इसकी ग्रामर एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम आगे के चैप्टर्स करने के बाद उसकी ग्रामर एक्सरसाइजेस पर आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। शुरू में जो मैंने आपको नोट्स और ग्रुप का बताया था तो आप लोग ज़रूर ग्रुप में ऐड्स होना, आप ज़रूर जो है वो नोट्स ले लेना ताकि आपकी तैयारी और अच्छी जा सके। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बता दूंगा। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि ये जो नोट्स होंगे तमाम चीज़ें इसमें मौजूद होंगी तो आपको आसानी हो जाएगी तैयारी करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें।